हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं वो सारे बताने वाला हूं और इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपका हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। देखिए, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देख लेते हैं ना तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आसानी से बना लेंगे, उसको याद कर लेंगे। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आप समझ करके किसी चीज़ को याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को बिना जाने आप उसको याद करेंगे तो वो फिर जल्दी याद नहीं होगा। इसलिए इस चैप्टर के विषय में पहले आप जाने इसमें क्या है। अगर आप इसको अच्छे से जान जाओगे तो इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आसानी से आप बना लेंगे। इसी वजह से इसको ध्यान से आप अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो प्रथम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृति शब्द का अर्थ, तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष काल खंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं। कहते हैं ये संस्कृति जो है ना, ये पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं, यानी कि एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके विषय में जानें। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया है। कहते हैं कि प्राचीन भारत में पहली सभ्यता जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम भी रखा गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लगभग 2600 से और 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था, जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2467 अभिलिखित सबूत मिले हैं, जिनकी संख्या अब 3000 के आसपास हो गई है। अभी हमने हड़प्पा सभ्यता के विषय में जाने, अब हड़प्पा संस्कृति काल या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानेंगे कि इसका काल कब से कब तक है। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका जो हड़प्पा संस्कृति का काल है, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका समय अवधि है। और हड़प्पा संस्कृति के भाग या चरम, हड़प्पा संस्कृति के जो है ना, हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरा है विकसित हड़प्पा संस्कृति और तीसरा है परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ये 3 भाग में हड़प्पा संस्कृति को बांटा गया है, या इसको भाग कहिए या चरण कहिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक और विकसित और परिवर्ती हड़प्पा। अब है देखिए, आपको इसमें मिलेगा BC, जिसको हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व।
जैसे हम बोलते हैं ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व, पूर्व को हम जो है इंग्लिश में BC कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो अभी समय चल रहा है इसको हम कहते हैं AD से सूचित करते हैं, यानी कि एनो डोमी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष। अब BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। BP संकेत आपको शॉर्ट नाम, जैसे कि BC का बिफोर क्राइस्ट हो गया, AD का, उसके बाद BP का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता की कैसे कैसे खोज हुआ है, किसने किसने इसको खोज किया है, ये सारे बातों को जानें। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना, ये 1921 से 22 में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई है। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। जब वहाँ पे रेलवे लाइन का कार्य शुरू किया गया था तब वहाँ पे खुदाई किया गया तो वहाँ पे अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ये खंडहर है ना, ये सारे ईंटें को यहाँ से उखाड़ करके फिर उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन में मैंने पटरी के नीचे उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता थी और उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बोला कि हो खंडहर होगा, कोई घर तर बनाया होगा, छोड़ के भाग गया होगा, इस टाइप से उसके थॉट्स आया होगा। उन्होंने क्या किया, उस ईंटा का इस्तेमाल कर लिया। उस समय जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। 1920 से 21 में माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 1920 से 21 में 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये जो है ना 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया या उसके उस नामक का उत्खनन करवाया, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के एक सिंध क्षेत्र है। और लरकाना जिले, उस जिले का नाम है लरकाना, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। राखल दास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बुद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, प्रथम क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का आपसे क्वेश्चन करेगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला या सिंध का बाग या सिंध का नक्सल स्थान, ये सब मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। अगर मृतकों का टीला पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो होगा, मुर्दों का टीला कहा जाए तो मोहनजोदड़ो ही होगा, प्रेतों का टीला अगर कोई कह दे तो मोहनजोदड़ो ही होगा, सिंध का बाग किसे कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो का होगा, सिंध का नक्सल स्थान तो ये मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। देखिए इसमें जितने नोट्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे और इसको नोट करके आप याद करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे। विदाउट देखे हुए, बिना याद किए हुए आप जो है ना जितना सुनेंगे अभी आप उसके आंसर को जरूर बता देंगे। इन दोनों उत्खनन के बाद जब हड़प्पा सभ्यता और जब मोहनजोदड़ो उसको भी अगर उत्खनन कराया गया तो इन दोनों उत्खनन के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, ये जो है ना भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की और इन्होंने पूर्ण रूप से कहा
कि यह एक जो है ना एक सभ्यता है, यहाँ पे एक सभ्यता पहले था। कौन ने, किसने बताया? तो डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में से सिंधु सभ्यता नाम दिया और उन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। चलिए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आपके मन में तो प्रश्न चलता होगा कि सर हड़प्पा सभ्यता तो हमने जाने, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। एक नदी था जिसका नाम था सिंधु और उसी के आसपास में ये सभ्यता फैली हुई थी। इसी वजह से इसका जो है ना नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। यह इलाका उपजाऊ था, यानी कि वहाँ पे खेतीबाड़ी होता था। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे यहाँ पे आकर के वो खेती करते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या क्या है। आखिर ये सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, कौन से भाषा में है? तो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास टवटर झा, घनपत सिंह धान्या, राजा राम ने की थी। लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये काम अभी तक भी नहीं हुआ है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये भाषा अभी तक किसी को समझ में नहीं लगा है। लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से और दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से मिले हैं, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदेन कहा गया है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेल खरी प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार के मोहरे, जिसमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। इसमें बहुत सारा कुछ मिला, जैसे कि मोहरे हो गया, आयताकार और वर्गाकार, जैसे ईटा वगैरह भी मिला, पक्की ईंटें मिला, तो ये सब जानकारी मिला। और उससे पता मतलब लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे ईटा का यूज करते थे, है ना, उसका बोली क्या था। तो इस टाइप से आयताकार पर केवल लेख मिलती है, और जो आयताकार था उस पर सिर्फ लेख मिलती हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरे लोथल से मिली है। और फारस की बनी हुई संगमरमर की जो मोहर है वो लोथल जगह से मिला है। चलिए अब जानते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता के विषय में। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं। प्रथम है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पलाइन, चौथा है मंगोलियन। इसके आधार पर संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में निमित्र प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ा को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। सिंधु, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें या वहाँ पे क्या विशेषताएं थी, तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता थी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह जो थी ना, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरी इसका विशेषता है कि भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। तीसरा, व्यापार व वाणिज्य गतिविधियों में महत्व। चौथा था जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। उत्खनन में न तो हथियार औजार, न ही रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल, कवच आदि। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण। इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार,
धौलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। अब सिंधव वासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, ये जो है ना लोहे से परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला अतरंजखेड़ा से मिला है, जिसका समय 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। यानी कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, ये लोहे को नहीं जानता था, लोहे को नहीं समझता ये क्या है। तो सर्वप्रथम लोहे का जो सबूत है ना, ये उत्तर प्रदेश के अंतरंजीखेड़ा से मिला है और इसका समय बता रहा है 1050 ईसा पूर्व। सिंधुवासी लोग पीपल से भी परिचित नहीं थे और कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो थे ना, ये पीपल को भी नहीं जानता था कि ये वृक्ष पीपल का ही है। चलिए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिल रहा है किस किन चीज़ों से मिल रहा है, कैसे जानते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता ऐसे है ना। तो इसका देखिए आवाज़ से हो गया, दूसरा है मृद भांड से, आभूषण से पता चलता है, औजार से और मुहरे से पता चलता है, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के से मुझे इसका पता चलता है। अब है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है और बाकी स्थल भारत में ही है। अभी जो है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के कुछ जगह जो है अभी पाकिस्तान में है और कुछ जगह अभी भारत में भी है। प्रथम है नागेश्वर जो गुजरात में है, दूसरा है बालाकोट जो पाकिस्तान में है, चंदुहदड़ो जो पाकिस्तान में है, कोट दीजी जो पाकिस्तान में है, धौलावीरा जो गुजरात में है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। लोथल जो गुजरात में स्थित है, कालीबंगान राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है और आखीगढ़ी ये क्या है, ये हरियाणा में है। अब है हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और वास्तुकला क्या क्या थी। नगर नियोजन की व्यवस्था कैसे थी हड़प्पा सभ्यता में? तो नगर योजना, उसमें कौन कौन सी योजनाएं थी हड़प्पा सभ्यता में? योजनाएं कौन कौन सी थी? प्रथम है नगर योजना, दूसरा है भवन निर्माण, तीसरा है सार्वजनिक भवन, चौथा है विशाल स्नानागार, पांचवा है अन्न भंडार और छठा है जल निकास प्रणाली। ये सब जो है ना वहाँ की योजनाएं थी। लोग ऐसे मतलब योजनाएं बना बना करके रहते थे। जैसे कि वहाँ पे पानी का जैसे नाली का व्यवस्था किया, नहाने वाले घर का पानी का व्यवस्था किया कि कहाँ से किधर से पानी निकलेगा, कैसे सड़क बनाया जाए। ये सारे जानकारी जो है ना आप हड़प्पा सभ्यता के लोगों से भी ले सकते हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना यानी कि बस्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी ये दो भागों में विभाजित थी। प्रथम था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। दुर्ग क्या है? ये कच्ची ईंटें की चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। अब है दूसरा निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। चलिए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं क्या थी। तो इसका जो है ना हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की प्रथम प्रमुख विशेषता थी समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधे सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया था, जिसे जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति कहते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी ना वो समकोण पर काटती थी और ये सब साइड में जो है ना जैसे सड़क के साइड में पेड़ पौधे वगैरह लगाए थे और ये रोड पर ईटा वगैरह सोलिंग करते हैं ना हम लोग, इस टाइप से पूरा सोलिंग करके उस समय भी वो लोग मतलब उसका यूज करते थे। सोचिए कितना मतलब विकसित थे हड़प्पा सभ्यता।
और सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था, और उसका जो है ना सड़कों का निर्माण भी मिट्टी से किया जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, गाड़ी के पहिए का निशान एवं सड़क की पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। सड़क के किनारे किनारे और जो है ना नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका आप लिख सकते हैं कि सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियां बनी होती थी। इसकी विशेषता ये भी है कि पानी निकासी के लिए नालियां बनाई थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी, नालियों को फर्श से ढका जाता था, नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता या जिसमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग जो है ना बहुत मात्रा में किया हुआ था। तो मेरे साथियों, जितना भी हम बता रहे हैं ना ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अब चलिए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। मजबूती के लिए नवीन निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिसमें सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे, मकान बनाते थे जमीन से ऊंचाई पर। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुली रहती थी। अब मकानों के प्रवेश द्वारा मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित होगा। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी, नालियों को फर्श से ढका जाता था, नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे होते थे जिसमें गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन के विषय में जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपर हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। उत्खनन में सार्वजनिक एवं या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचयक है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसमें 20 स्तंभ हैं। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। चलिए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कैसा था। तो स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। 11.88 वही हुआ मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यह सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई है। स्नान कूड़ के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बनाए गए हैं। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है जिससे पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे द्वारा से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता। स्नानागार की दीवारों की निर्माण में सीलन से बचने के लिए डाबर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था।
पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। आप सोचिए, स्नानागार यानी कि नहाने वाला, वहाँ पे ऐसे व्यवस्था था कि उसमें गर्म पानी की भी व्यवस्था था। नोट, इस स्नानागार के बारे में अमनेस्ट मेके कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। और ये जो है खास करके पुरोहित के स्नान के लिए होता था। अब नेक्स्ट है कि अन्न भंडार। थोड़ा अन्न भंडार के विषय में भी जानते हैं इसका। तो हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में 6 पत्तियां वाले अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई प्लस 7 मीटर लंबाई, यानी कि 18 गुना 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता, या क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था। पहले तो इतना सड़क तो था नहीं ना, विदेशों से माल आता था तो क्या नदियों से आता था, नहरों से आता था, है ना, जलाशयों, इस टाइप से समुद्र होकर के आता था। तो जितना भी घर होता था उसमें 2 मुख्य छोड़ा जाता था, जैसे कि एक रोड के साइड में, सड़क के साइड में, और एक पीछे के। अब नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसा था। तो हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर किया जाता था जिससे नालियों को कोई नुकसान न पहुँचे। इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नोट, प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा, ये जितना भी है ना, ये सब स्टार पॉइंट है आपके लिए। रामचंद्र शर्मा की मान्यता है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के वासियों ने दिया है। बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। अब ईंटा का साइज दिया है कि आयताकार 4:2:1 में था। उसके बाद इसका साइज एल प्रकार की ईंटें थी। इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। नोकदार ईंटें था, इनका प्रयोग कोवों में किया जाता था। टी प्रकार की ईंटों, इसका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। यानी कि ईंटा के विषय में दिया गया है कि यहाँ इतने प्रकार के ईंटें बनाए जाते थे। अलकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। यह चंदूदड़ो सभ्यता से मिला है। ये सब ये कहाँ से मिला है? चंदूदड़ो सभ्यता से मिला है। अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा व्यतीत हुआ। तो सामाजिक संगठन से भोजन, वस्त्र, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक कर्म और चिकित्सा विज्ञान। तो मेरे साथियों, हमने हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक सामाजिक जीवन के विषय में हमने जाने। इससे आगे देखिए वीडियो आपका काफ़ी लंबी हो जाएंगे, इसी वजह से इससे आगे जितने भी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं मैं आपके आगे की वीडियो में बताऊंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।